फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 2 मिनट का साइलेंस उन तमाम लोगों के लिए जो कि थंबनेल को देखकर वीडियो देखने आए हैं। भाई देना पड़ेगा आपको विरासत में से अपनी बहनों को उनका हक़, क्योंकि ये उनका आईनी, शरई और कानूनी हक़ है। अगर तो आप उनको उनके विरासती हिस्से से महरूम करते हैं तो आपको भी वही सिचुएशन वही अंजाम फ़ेस करना पड़ सकता है जो कि रिसेंटली एक अबरार हुसैन नामी पर्सन को फ़ेस करना पड़ा है। अब ये अबरार हुसैन कौन है? अबरार हुसैन बेसिकली वही पर्सन है जिसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के बेंच जस्टिस अतर मिन्हला और जस्टिस इरफान सादिक खान ने अपनी एक रिपोर्टेड जजमेंट के अंदर पेनलाइज़ किया है, जस्ट इस ग्राउंड पर क्योंकि उसने अपने बहन भाइयों को उनके विरासती हक़ से कई अरसा तक महरूम रखा और उन्हें अदालतों के धक्के दिलवाए, इस ग्राउंड पर कि इसको इसके वालिद ने अपनी दौरान हयात तमाम जायदाद हिबा कर दी थी। तो इस ग्राउंड पर इसने कितने अरसे तक अपने बहन-भाइयों को ज़लील किया और उन्हें उनके विरासती हक़ से महरूम रखा। सो लिहाज़ा जो कि ये हिबा को साबित नहीं कर सका, तो कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट जिसकी साइटेशन है सिविल पिटीशन नंबर 567 के ऑफ 2023 इब्रार हुसैन वर्सेस मिस बीबी शाहिदा एंड अदर अंडर दिस जजमेंट जस्टिस अतहर मिल्ला और जस्टिस अरफान सादिक खान ने ये रिमार्क्स दिए हैं, इनको इसको ये पेनलाइज़ किया है कि इसको अपने तमाम बहन भाइयों को जितना इसने तंग किया है, इतने अरसे उनके विरासती हक़ से महरूम रखा है, इसको कंपनसेट करने के लिए 5 लाख रुपए जुर्माना प्लस जितने अरसे तक इसने ये प्रॉपर्टी अपने पास रखी और मीन प्रॉफ़िट यानी कि जो क्योंकि ये इसका मालिक नहीं था, इसने इल्लीगली पोसेस करके उससे जो मुनाफ़ा कमाया, वो मीन प्रॉफ़िट भी इसको इसे अपने बहन भाइयों को देना पड़ेगा। प्लस जो जायदाद वरासती है उसको बेचकर तमाम बहन भाइयों को उनके हिस्से दिलवाने का ऑर्डर भी दिया। अब ये पॉइंट जो है ये जजमेंट बेसिकली जस्टिस अतर मिन्हाला जस्टिस ने अपनी 27वीं तरमीम के नतीजे में, ये बेसिकली वही जज हैं जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में इस्तीफ़ा दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ। अपने ये इस्तीफ़ा देने से पहले इन्होंने ये जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस की थी। अब इस जजमेंट के अंदर इन्होंने इस पर्सन को ये इतनी पेनल्टी दी। अब सवाल यहाँ पर ये रेज़ होता है कि इसको ये पेनलाइज़ क्यों किया गया? क्योंकि भई देखें, इसका एक्शन सपोर्टेड बाय लॉ नहीं था। लॉ इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि आप जो है अपनी बहनों को उनके विरासती हिस्से से महरूम रखें, क्योंकि ये उनका शरई, आइनी और इस्लामी हक़ है। अब ये किन ग्राउंड पे कोर्ट ने इसको पेनलाइज़ किया, उसके लिए शरीयत के हवाले से जो अभी रिसेंटली ये अब एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पर ये सामने आई, ये रिपोर्टेड जजमेंट है। एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक रिपोर्टेड जजमेंट है। अंडर दिस जजमेंट कोर्ट ने इसको बंदे को पेनलाइज़ किया। अब हमने ये देखना है कि किस ग्राउंड के ऊपर कोर्ट ने इसको पेनलाइज़ किया। इसके लिए कोर्ट ने कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो इस केस के अंदर विदहेल्ड किए हैं। लाइक सबसे पहला पॉइंट जो इस जजमेंट में होल्ड डाउन हुआ है वो ये है कि वरासत एक शरई हक़ वरासत जो है वो एक डिवाइन राइट है, यानी शरई हक़ है तमाम वारसान का, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और इस सिचुएशन में इन्हें इससे डिबार नहीं किया जा सकता। अब इसके हवाले से जो कोर्ट ने जजमेंट दी, यानी जिस जजमेंट की बेस पे कोर्ट ने ये पॉइंट हेड किया, वो जजमेंट आप लोग नोट डाउन कर लें। वो जजमेंट इस केस के अंदर ही लिखी है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सो ये जो जजमेंट आपको स्क्रीन पर शो रही है, इस जजमेंट की बेस पे कोर्ट ने पॉइंट हेल्ड किया कि भाई देखें, विरासत का हक़ एक शरई राइट है, डिवाइन राइट है, और ये इस पर तमाम वारसान का हक़ है। इस सिचुएशन चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को ही उनके हक़ वरासत से महरूम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उनका शरई हक़ है। एक तो ये पॉइंट कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर हेल्ड किया। दूसरा पॉइंट जो कोर्ट ने इस जजमेंट में रिकॉर्ड किया वो ये था कि देखें भाई, विरासत का कानून जो है वो ख़वातीन का इस्लामी, आइनी और शरई हक़ है, लिहाजा उनको उनके हक़ वरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। अब ये उनका कानूनी हक़ किस तरह है, इसके लिए ये स्टेटमेंट है सपोर्टेड बाय सेक्शन 498 ए ऑफ पीपीसी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर ख़वातीन को उनके विरासत के हक़ से महरूम रखा जाए तो इस सिचुएशन में जिस पर्सन ने ये एक्ट किया होगा उसे 5 से 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। तो ये पता चल गया कि उनका कानूनी हक़ है। सेकेंडली, विरासत का हक़ जो है वो ख़वातीन का आइनी हक़ है।
देर आर लॉट ऑफ आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कि स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। लाइक नंबर वन, आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हर पर्सन का राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ऑन कर सकता है। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को स्टेट जो है वो बंदे की सिक्योर करेगी। इसके अलावा आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी जेंडर की ग्राउंड पे मेल और फीमेल के दरमियान। आर्टिकल 37 कहता है कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि उसने सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है और सोशल रिडक्शन को सोशल इवल्स को रिडेक्ट करना है, उसे तलब करना है, उसे ख़त्म करना है। प्लस आर्टिकल प्लस आर्टिकल 35 ये कहता है कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि उसने वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुताबिक स्टेट की और उसके तमाम ऑर्गन और अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी यानी इस्लामी कवानीन के मुताबिक जो है वो एक्ट करें। अब ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल हैं वो हमें हवाला दे रहे हैं कि इस्लाम की पॉलिसी तो यही है कि शरीयत के कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाए और ख़वातीन को उनके अगर हक़ वरासत से महरूम रखा जाए तो ये पब्लिक पॉलिसी शरई कवानीन के अगेंस्ट है, ये सोशल इवल्स है, इसमें उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रही। और अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें यानी मर्दों को हिस्सा दे दें और उनको ना दें तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई। जिस तरह उनके हक़ हैं, हकूक़ हैं अपनी विरासती जायदाद को सिक्योर करने के, इसी तरह इनके भी हैं। तो इस तमाम ग्राउंड्स की बेस पे ये अंदाज़ा होता है कि ये इसका विरासत का हक़ जो है ख़वातीन का आइनी हक़ है। ये तमाम आर्टिकल सपोर्ट करते हैं कि ये विरासत का हक़ ख़वातीन का आइनी हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसका। 498 ए ऑफ पीपीसी ये सिक्योर करता है कि ये इसका कानूनी हक़ है। प्लस अब ये जो शरई हक़ है इसका विरासत का, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सूरत निसा की आयत नंबर 4 का वर्स नंबर 7 यानी 4.7 आपने देखनी है। उसमें ये बताया गया है ख़वातीन की वरासत के हकूक़ के हवाले से। उसके अलावा लॉट ऑफ़ आयात एंड हदीस हैं जिसमें ख़वातीन के वरासती हकूक़ को सिक्योर किया गया है। प्लस जो ये जजमेंट आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, इस जजमेंट के अंदर ये डिक्लेयर किया गया है कि ये इनका शरई हक़ है ख़वातीन का वरासत का, लिहाजा इससे उनको महरूम नहीं किया जा सकता। सो इन तमाम स्टेट में अभी तक जो है वो इस जजमेंट में कोर्ट ने 2 पॉइंट हेल्ड किए। नंबर 1 कि वरासत का हक़ तमाम वारसों का शरई हक़ है और इससे इनको किसी भी सूरत में महरूम नहीं किया जा सकता, ख़्वाह वो लड़का हो या लड़की। दूसरा पॉइंट जो कोर्ट ने हेल्ड किया अंडर दिस जजमेंट वो ये था कि विरासत का हक़ जो है वो ख़वातीन का शरई हक़ है, आइनी हक़ है, कानूनी हक़ है और इसलिए लिहाजा इससे इसको महरूम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट जो अंडर दिस जजमेंट कोर्ट ने हेल्ड किया था वो ये था कि भाई देखें, विरासत के मामलात में और वारसान के दरमियान में कुछ फॉलोइंग डॉक्ट्राइन जो है वो अप्लाई नहीं होते, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ रिलिक्विशमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, एडवर्स पोसेशन एंड स्टॉपर। ये विरासती मामलात में वारसान के दरमियान ये डॉक्ट्राइन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते। इस पॉइंट को हेल्ड करने के लिए कोर्ट ने जिस जजमेंट का हवाला दिया वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट 1। अब बेसिकली यहाँ पर भी इस केस के अंदर भी इनके भाई का क्लेम था कि मुझे हिबा कर दी गई है तमाम जायदाद, तो लिहाजा ये फैक्ट जो है वो मेरे बाकी तमाम बहन भाइयों को स्टॉप कर रहा है कि वो अब मेरे अगेंस्ट दावा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई ये ऐसे डॉक्ट्राइन जो है वो इन मैटर के अंदर अप्लाई नहीं होते। रह गई बात ये डॉक्ट्राइन ऑफ रिलिक्विशमेंट, वेवर, एडवर्स पोसेशन की, इसका भी थोड़ा सा स्लाइड टच ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो एडवर्स पोसेशन का डॉक्ट्राइन ये कहता है कि जब आप कुछ अरसा किसी प्रॉपर्टी को होल्ड डाउन कर रहे हो बगैर ओनरशिप के और कोई उस दौरान क्लेम नहीं करता कि, लेकिन आपके पास भी टाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी का, आप लीगली ओनर नहीं हो, लेकिन कुछ टाइम पीरियड उस प्रॉपर्टी को पोसेस करने के बाद आप ये कहते हो कि भाई अब ये जायदाद मेरी ही हो गई है ऑन द बेस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोसेशन। तो ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट वारसाओं के मामले में उनके इनहेरिटेंस के मैटर में ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह के हम लोग मेजॉरिटी विरासती मामलात में देखते हैं कि बहनों की शादी हो जाती है और भाई जो है वो घर में रह रहे हैं जो कि बाप का है। तो अब इस सिचुएशन में वो कहते हैं कि भाई देखें, घर के में तो रह तो हम ही रहे हैं, हम ही मालिक हैं और बेचने के बाद अपनी बहनों को अगर हिस्सा ना दें तो, और ये ग्राउंड रेज कर दें एडवर्स पोसेशन का, तो कोर्ट इस चीज़ को एडमिट नहीं करेगी बिकॉज वी हैव अ जजमेंट
पीएलडी 1990 सुप्रीम कोर्ट 1, जिस जजमेंट में ये पॉइंट हेल्ड किया गया है कि एडवर्स पोसेशन का कॉन्सेप्ट भी वारसान के मैटर में अप्लाई नहीं होता, इसी तरह स्टॉपल का भी नहीं होता। अब वेवर और रिलिक्विशमेंट में एक थोड़ा-सा स्लाइट टच है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आई होप ये दोनों का डिफरेंस भी आपको समझ आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो चीज़ें आपस में मैच कर रही होती हैं ना, उन्हीं में डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है और यही पता होना चाहिए। इससे पता चलता है कि इस बंदे को नॉलेज कितनी है। तो रिलिक्विशमेंट और वेवर डॉक्ट्राइन में थोड़ा-सा डिफरेंस है, इसको हम देखते हैं। जैसे रिलिक्विशमेंट में बेसिकली ये होता है कि जिसमें इस डॉक्ट्राइन ये कहता है कि आप जब अपने विरासती हक से खुद ही जो है उसको छोड़ देते हो। रिलिक्विशमेंट का डॉक्ट्राइन ये कहता है कि जब एक बंदा अपने विरासती हक को छोड़ दे खुद से, तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ रिलिक्विशमेंट होता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हमारे कस्टम्स हैं, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी के, जैसे कि हक पक्षवी सॉरी, चादर और पर्ची, और बहुत सारी जो है वो बहनें अपने भाइयों की मोहब्बत में भी कह देती हैं कि हम वॉलंटरी तौर पर अपना वरासत का हक छोड़ रही हैं। तो ऐसे मैटर को भी कोर्ट एडमिट नहीं करती, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ रिलिक्विशमेंट भी इस तरह के केसेस के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। अब वेवर का पॉइंट ये होता है कि जब आपके पास ऑप्शन हो, चॉइस हो कि आपने 2 चीज़ों में से अपने किसी राइट या क्लेम में से जब कोई चीज़ आप छोड़ दें, तो वो होता है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। मतलब जब आपके पास चॉइस हो। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है कि आप अपना जो है वो किसी से कोई कर्ज़ लेने का हक छोड़ दो, या आप जो है वो फलाँ प्रॉपर्टी इस बंदे को गिफ्ट में ना लो। अब आप इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़, अपना क्लेम और एक राइट जो है अगर आप छोड़ दो, मतलब आपसे कहा जाता है कि चीज़ फलाँ आप विरासत में ना लो, एक आप कहते हो कि आप इतना कर्ज़ा ना लो। तो अब वो आपका क्लेम है कर्ज़ा और ये आपका राइट है। अगर इन 2 चीज़ों में से आपको चॉइस करनी पड़े, अब ये राइट ज़रूरी नहीं, विरासत का कोई और भी हक हो सकता है। जब आपको इन 2 चीज़ों में से कोई चॉइस करनी पड़े और आप एक चीज़ को ऑप्शन करो, तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर वाली सिचुएशन आती है। जैसे कि यहाँ पर ख़वातीन को कहा जाता है कि आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लें, इतना ले लें, इतना ना लें। तो इस तरह की सिचुएशन, मतलब उन्हें ये कह दिया जाता है कि भई देखो, बनता तो आपका इतना हिस्सा है, हम कोर्ट में जाओगी तो आपको देखना ये फेस करना पड़ेगा फलाँ, तो बेहतर नहीं है कि आउट ऑफ कोर्ट ही आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लो। मतलब जितना उनका हिस्सा बनता है उतना उनको देने के बजाय उनको ऑप्शन देके उनसे कुछ माफ़ करवा लिया जाए, तो वो चीज़ भी विरासत के मामलात में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। अब आप ये देख सकते हैं कि ये है तो 7 पेज की जजमेंट, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी जजमेंट को फुटनोट्स के अंदर लिखा हुआ है। आप उन तमाम जजमेंट्स को भी जब पढ़ेंगे ना, तब जाके आपका एक विरासत के तमाम कवानीन के मतलब एक बहुत अच्छा नॉलेज जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब मैंने जस्ट सिर्फ एक ये जजमेंट नहीं पढ़ी, इस जजमेंट के अंदर जितने भी फुटनोट्स के अंदर जितने भी केसेस का हवाला लिया हुआ था, मैंने वो सारे केसेस पढ़े हैं, ताकि विरासत के मतलब जितने भी जो भी क्वेश्चन मेरे माइंड में आए और जो इस जजमेंट के अंदर लिखे हुए थे, वो तमाम पॉइंट्स मेरे क्लियर हो सकें। दैट्स वाई मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं अब आपको ये लेक्चर डिलीवर कर पा रही हूँ अच्छे से। सो बेसिकली ये डॉक्ट्राइन जो है वो विरासत के मामलात में एप्लीकेबल नहीं होते। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से इस चीज़ को समझा दिया कि क्यों ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ हमें देखने को मिलता है कि बहनों ने अपना हिस्सा खुद छोड़ दिया, उनसियत में उनसे छुड़वा दिया गया, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करवा लिया गया, वेव करवा दिया गया, उनसे इतना नहीं जितना बनता था उतना नहीं दिया गया, काबस होके बैठ गए बहन भाई कि भाई हम ही इतने अरसे से रह रहे हैं, या हिबा की सिचुएशन आ गई। हिबा की बहुत सारी सिचुएशन आती है, हिबा की मेजॉरिटी सिचुएशन आती है वैसे विरासत के हक़ में। तो वो ये सारे डॉक्ट्राइन जो हैं वो कोर्ट कहती है, ये जो जजमेंट है पीएलडी 1990 सुप्रीम कोर्ट 1, इस जजमेंट के अंदर ये पॉइंट हेल्ड हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भई ये सारे मामलात विरासत के केस के अंदर हम एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब ऐसे कोई डॉक्ट्राइन आपको आपके हक से महरूम नहीं कर रहा है। मज़ीद जो पॉइंट नंबर 4 पॉइंट जो इस जजमेंट में कोर्ट ने हेल्ड किया था, वो ये था कि भई देखें, विरासत का हक मरहूम की जायदाद में वारसान का उसी वक़्त डेवलप हो जाता है जिस टाइम उसकी डेथ होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि म्यूटेशन हो, मतलब पटवारी के पास जाएँ, रेवेन्यू ऑफ़िसर को जाके आप इन्फॉर्म करें, तब जाके आपका इंतकाल होगा। अगर उसी टाइम ऑटोमेटिकली तौर पे जैसे ही डेथ हो जाती है, आपका राइट डेवलप हो जाता है। इवन कि अब मेजॉरिटी लोगों के माइंड में क्वेश्चन रेज़ हो रहा होगा कि अगर म्यूटेशन रिकॉर्ड में, मतलब जब पटवार खाने में इंतकाल के टाइम आपका नाम ना आए, लिस्ट में आपका नाम शामिल ना हो, तो क्या वो चीज़ आपको आपके विरासत के हक़ से महरूम कर देगी? तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ आपको आपके विरासत के हक़ से महरूम नहीं करती अगर आपका नाम ना हो तो। अब आप
अब इसके हवाले से भी एक जजमेंट है, मैंने कल ही रीड की थी, एक मिनट मैं आपको शो करती हूँ। जो ये जजमेंट आपको शो हो रही है PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पर, इसके अंदर 4 पॉइंट जो है उसमें ये चीज़ बताया गया है कि अगर प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में आपका नाम म्यूटेशन में नहीं आया पटवार खाने में, तो ये चीज़ आपको डिबार नहीं करती, आपका केस करने से आप कर सकते हो, ना ही आपका वरासत का हक ये ख़त्म करती है। प्लस 1983 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 626, इसमें भी बताया गया है कि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपको ऐड नहीं किया जाता, आपका नाम नहीं ऐड किया जाता रिकॉर्ड में कि आप भी वारिस हो, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि अब आप अपने शरई शेयर से डिसएंटाइटल हो गए हो, स्टिल आप लोग क्लेम कर सकते हो। क्योंकि मेजॉरिटी वरासत के जो केसेस हैं उसमें हम ये भी देखते हैं कि इंतकाल के अंदर और पटवार खाने के रिकॉर्ड में भाइयों ने अपनी कुछ बहनों को शो किया होता है, या बहनों को शो ही नहीं किया होता और अपने आप को शो किया होता है। और अगर कोई बहन जो है वो अपने हिस्सा लेना चाहती है क्योंकि उसका ये शरई हक है, तो वो ले सकती है। अब अगर ये कह दिया जाए, ग्राउंड किया जाए कि भाई इसका तो नाम ही नहीं था रिकॉर्ड में, तो ये हमारे पास जजमेंट है जो कि शो करती हैं कि रिकॉर्ड में नाम ना होना आपको आपके शरई शेयर से महरूम नहीं करता, आप स्टिल लायबल हो, आप क्लेम कर सकती हो। हाँ, अलबत्ता आप ये इनके खिलाफ वरासत का भी दावा कर सकती हो, प्लस आपके पास ये भी राइट है कि आप इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकती हो 420C का, 420 सेक्शन 420 ऑफ PPC, 468 के तहत, 471 के तहत, और ये तमाम ऑफेंसेस आई थिंक सो नॉन बेलेबल हैं। सो इनको बेल भी नहीं मिलेगी, और बेहतर यही है कि आप सिविल के साथ साथ क्रिमिनल केस भी किया करें। मतलब जब आपको पता हो कि एक के साथ 2-3 रेमेडीज़ और निकलती हैं, तो वो साथ अपनी अवेल किया करें, क्योंकि एक तो फिर वो डिबार हो जाती हैं सिविल प्रैक्टिस के मुताबिक, दूसरा आप फिर वो आप वेव ऑफ हो जाती हैं, आप कर नहीं सकते। सेकेंडली दूसरे बंदे को जब 3-4 जगह से अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है ना, वकील करने पड़ते हैं, तो उनको भी लग पता जाता है और आपको आपका रिलीफ जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। अब बेसिकली यही 3 मेजर पॉइंट्स थे जो इस जजमेंट के अंदर हेल्ड किए गए थे। नंबर 1 तो ये कि विरासत का हक शरई हक है तमाम वारसान का, और चाहे वो लड़का हो या लड़की, और इस हक से इनको महरूम नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट जो इस जजमेंट में कोर्ट ने हेल्ड किया था वो ये था कि विरासत का हक जो है वो ख़वातीन का शरई, आइनी और इस्लामी हक है, लिहाजा इस हक से इनको महरूम नहीं किया जा सकता। और मैंने ये तमाम रेफरेंसेस आपके साथ कोट किए हैं कि किस तरह आइनी, शरई और इस्लामी हक है। तो लास्ट पॉइंट जो इस जजमेंट में कोर्ट ने हेल्ड किया था वो ये था कि हक़ वरासत शिफ्ट हो जाता है मरहूम की जायदाद में से वारसान का उसी वक्त जिस टाइम जो है वो मरहूम का इंतकाल होता है। इसके लिए स्पेशली इंतकाल कराना या म्यूटेशन में रिकॉर्ड में आना, आपका नाम शामिल होना ज़रूरी नहीं है। प्लस मैंने आपके साथ सिनेरियो भी डिस्कस किया कि अगर म्यूटेशन में आपका नाम ना हो, म्यूटेशन रिकॉर्ड में यानी पटवार खाने में आपका नाम ना हो, तो वो भी आपको डिबार नहीं करता, आप स्टिल अपने हक़ के लिए मुकदमा कर सकते हो, अपना हिस्सा ले सकते हो। और प्लस आप अपने भाइयों के ख़िलाफ़ या जिसने भी आपको, आपके चाचा ने, भ भ भ जो है वो कज़न्स ने आपको आपके हक़ वरासत से महरूम रखा है, तो आप उनके खिलाफ़ 420, 468, 471 PPC का भी दफ़ा का भी पर्चा करवा सकते हो, प्लस केस भी, सिविल केस भी फाइल कर सकते हो अपनी हक़ वरासत को लेने की खातिर। आप हरगिज़ डिबार नहीं हो जाते अगर आपका नाम नहीं है म्यूटेशन रिकॉर्ड में। अब ये जजमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन आफ्टर दिस जजमेंट अब कुछ क्वेश्चन रेज़ होते हैं, जो कि हर रीडर के माइंड में कुछ क्वेश्चन रेज़ होते ही हैं। लाइक जैसे कि अभी ये जो जजमेंट मैंने अभी ये जो आपके साथ ये मैंने वीडियो स्टार्ट की, तो उसपे पहले एक थंबनेल था कि किस सिचुएशन में ख़वातीन को उनके वरासत के हक़ से महरूम किया जा सकता है। अब एक तरह से देखा जाए तो ये अपने आप में इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। सो बेसिकली कुछ सिनेरियो हैं जहाँ पर सिर्फ ना ख़वातीन को, बल्कि मर्दों को भी और किसी भी बंदे को जो है वो वरासत के हक़ से महरूम किया जा सकता है। एक तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपका हम मेजॉरिटी टाइम में ये देखा जाता है कि बहनों की शादी करने के टाइम या बेटियों की शादी करने के टाइम उनकी शादियों पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। या अगर वो बेवा हो जाएँ या वो गरीब हों और उन्हें अगर उनके भाई मेंटेन कर रहे हों, तो इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो उनको कहते हैं कि आपका वरासत के हक़ में कोई हिस्सा नहीं है, मोरालिटी की बेस पे, इक्विटी के प्रिंसिपल की बेस पे, क्योंकि हम आपको मेंटेन कर रहे थे, हमने आपकी शादी पर बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, लिहाजा अब आपका हिस्सा नहीं बनता। तो क्या ये ऑब्जेक्शन उन लोगों का वैलिड है? एक तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट लास्ट क्वेश्चन जो था म्यूटेशन का, वो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया। सो ये 2 पॉइंट जो हैं अभी हम लोगों ने इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करनी है, यानी अभी डिस्कस करने हैं, उसके बाद जो है वो वीडियो हम
ख़त्म एंड कर देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ अभी ये डिस्कस किया कि किन फैक्टर के अंदर ख़वातीन प्लस मेल हज़रात उनको विरासत के हक़ से महरूम किया जा सकता है। सो बेसिकली 3 सिचुएशन है सपोर्टेड बाय लॉ जिसमें आप ना कि सिर्फ ख़वातीन को बल्कि मेल हज़रात को भी उनके हक़ के विरासत से महरूम कर सकते हो। इसमें पहली सिचुएशन तो है सेक्शन 317 ऑफ द पीपीसी, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर तो आप बेनिफिशियरी ऑफ विल हो, मतलब जैसे कि अभी आप बेनिफिशियरी हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, और अब अगर आप कत्ल कर देते हो जो जिस बंदे से आपको बेनिफिट मिलना है उसी बंदे का, तो अब इस सिचुएशन में आपको आपके हक़ के विरासत के हक़ से महरूम किया जा सकता है। जैसा कि लॉ का एक मैक्सिम है, नोबडी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। अब इसकी जो लेटन टर्म है ये तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये आप ये इंग्लिश लिखिएगा तो आपको जो है वो, अगर आपने अपनी ज़्यादा थ्योरी को और परफेक्ट करना है तो आपको ये मैक्सिम लेटन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ इतना इनफ है, अगर आपको जस्ट इतना ही मैक्सिम याद रह जाता है कि लॉ का मैक्सिम है कि नोबडी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। सो यहाँ पर अगर वो बंदा, उसे पता है कि भाई आज कब कब ये बंदा फोत होगा, क्यों ना मैं खुद ही इसे फ़ारग कर दूँ और फिर ये चीज़ मेरे पास ही आनी है, वो मेरे पास आ जाए। अगर तो आपकी ये सोच है और आप इस तरह करते हो, तो अब इस सिचुएशन में आप अपने हक़ के विरासत के हक़ से महरूम हो जाते हो। अब आपका कोई हिस्सा नहीं हुआ, आपने कत्ल किया है, आपने जो है वो गैर कानूनी तरीके से अपना जायज़ हक़ था आपका, लेकिन आपने नाजायज़ तरीके से लेने की कोशिश की। तो सेक्शन 317 वाली सिचुएशन है, जब आप अपने हक़ के विरासत से महरूम हो जाते हो। अब चाहे वो लड़की करे या लड़का करे, जो भी करे वो महरूम हो जाएगा। सेकंड चीज़ जहाँ पर आप अपने हक़ के विरासत के हक़ से महरूम हो जाते हो वो ये है कि जब आप इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, यानी आप जायज़ औलाद ना हो अपने माँ-बाप की, तो अब इस सिचुएशन में इस्लाम और शरीयत इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि अब आपको विरासत में से हिस्सा मिले। ख़ैर अलबत्ता आपका मेंटेनेंस में राइट रहता है, कि इसके हवाले से भी जजमेंट है, मेरी केस लॉ सीरीज़ है इसी यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर केस लॉ सीरीज़ में आपने जाना है। और मुझे साइटेशन एज़ इट इज़ याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर थंबनेल पर आपको मिल जाएगा वो केस, जहाँ पर लिखा हुआ है कि नाजायज़ बच्चे का मेंटेनेंस में तो राइट है, लेकिन विरासत में नहीं है। अब वो किन फैक्टर पे नहीं है, वो बातें मैंने उस जजमेंट के अंदर डिस्क्लोज़ की हैं, तो फिर आप उसको उसमें से सुन लीजिएगा। थर्ड सिचुएशन जहाँ पर आपको विरासत के हक़ से महरूम किया जा सकता है, ख़्वाह आप लड़का हो या लड़की, वो ये है कि अगर आपके वालिदैन जिसकी भी जायदाद है, वो अपनी इस हयात में ही अपनी तमाम जायदाद अपने किसी अफ़ेक्शन के बेस पे अपने किसी एक बच्चे को हिबा कर दे। जैसे मेजॉरिटी टाइम सिचुएशन देखी जाती है कि एक ही बच्चा जो है अपने माँ-बाप को सँभाल रहा होता है और बाकी सबको कोई सरोकार नहीं होती। तो आप इस सिचुएशन में माँ-बाप अगर चाहें तो वो अपने एक बच्चे को ही सारी जायदाद हिबा करके जा सकते हैं और बाकी सबको कुछ ना दें। लेकिन फिर भी स्टिल यहाँ पर अब इस सिचुएशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस बच्चे पर होता है जिसको ये सारी जायदाद हिबा की गई होती है, कि उसने साबित करना है कि ये लेजिटिमेट हिबा है, ये डिबिशियस यानी फ़र्ज़ी हिबा नहीं है, ये किसी इसने मैलिशियस इंटेंशन के तहत जो है वो खुद से नहीं क्रिएट किया, खुद से नहीं बनाया हुआ। अब इसके हवाले से भी हमारे पास लॉट ऑफ जजमेंट हैं, जहाँ पर ये कहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हिबा का साबित करना उसके ऊपर होता है बेनिफिशरी पे, ना कि डोनी पे। और इस चीज़ को साबित करने के लिए ये पॉइंट भी बेसिकली इसी जजमेंट के अंदर ही हेल्ड हुए हैं। ये जो ये साइटेशन है, प्लस जो है ये जजमेंट है आपके पास 2021 SCMR 179, जिसमें लिखा हुआ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो गिफ्ट को ही साबित करना कि गिफ्ट वैलिड है, ये बेनिफिशियरी ऑफ द गिफ्ट के ऊपर होता है, ना कि डोनी पे। मतलब इसने साबित करना है कि गिफ्ट वैलिड। अब गिफ्ट की वैलिडिटी को साबित करने के लिए इसने बेसिकली किन चीज़ों को साबित करना होता है बेनिफिशियरी ऑफ द गिफ्ट ने? इसने बेसिकली साबित करनी होती हैं गिफ्ट के 3 एसेंशियल्स, कि वो परफॉर्म हुए हैं। अब गिफ्ट के वैलिड होने के लिए 3 एसेंशियल का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1 ऑफ़र, सेकंड एक्सेप्टेंस, थर्ड पोसेशन। मतलब इसने ये साबित करना है कि मुझे वैलिड ऑफ़र की गई थी डोनर की तरफ से और मैंने इसको फिर एक्सेप्ट किया था, और मुझे जो गिफ्ट के अंदर जो चीज़ मिली है वो चीज़ मुझे डिलीवर हो चुकी है, इसकी पोसेशन मेरे पास है। तो चीज़ इसने ये साबित करनी है उसकी वैलिडिटी को साबित करने के लिए। प्लस इसने जिस टाइम, प्लेस और डेट के ऊपर ये तमाम एसेंशियल परफॉर्म हुए वो चीज़ें भी साबित करनी है। अब ये चीज़ें साबित करने के लिए इसने किस तरह साबित करनी होती है, इसको क्लियर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है कि आप पढ़ें सेक्शन 42 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 प्लस रूल नंबर 34 ऑफ दिस सेम एक्ट।
यानी लैंड रेवेन्यू रूल्स का जो है वो रूल नंबर 34 पढ़ें आप, वहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर बताया गया है। यहाँ पर बेसिकली क्राइटेरिया बताया गया है कि जब भी आपके पास प्रॉपर्टी आपके नाम पर शिफ्ट होती है, या मॉर्गेज के थ्रू हो, सेल के थ्रू हो, गिफ्ट के थ्रू हो या वरासत के थ्रू हो, किसी भी तरीके के या एक्सचेंज के थ्रू हो, तो अब इस सिचुएशन में जो बेनिफिशियरी ऑफ द गिफ्ट होता है ना, सॉरी, जो जिस बंदे को चीज़ ट्रांसफ़र हुई होती है, जैसे यहाँ पर गिफ्ट की सूरत में ट्रांसफ़र हुई है, तो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसने ये जाके रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जमा करवानी है, पटवारी के पास जाकर उसने जमा करवानी है। और रेवेन्यू ऑफिसर्स ने जब इंतकाल कर रहे होते हैं, म्यूटेशन रिकॉर्ड में इस चीज़ का इंदराज कर रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ बंदे के नाम थी और यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई, तो अब उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि उस चीज़ को दर्ज करने से पहले वो उस पर्सन का, जहाँ से वो ट्रांसफ़र हो रही है, उस बंदे का बयान लें, प्लस 2 गवाहों की मौजूदगी में लें, जो कि बेसिकली गवाह होने चाहिए लंबरदार और जो है यूनियन काउंसिल या ज़िला काउंसिल का जो है ऑफ़िसर, वो ये लोग होने चाहिए। इनकी मौजूदगी में बयान लें, इनके साइन करवाएँ, ताकि उसे कन्फ़र्म हो चुके कि वाक़ई ही ये ट्रांज़ैक्शन वैलिडली हो रही है, डुबिशियस नहीं है, फ़ेक नहीं है। फ़िर अब जब वो केस लगता है कोर्ट के अंदर, अगर तो अब चूँकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो लिहाज़ा इसको 2 गवाहों की मदद से प्रूफ़ करना है। और आर्टिकल 79 ऑफ क्यूएसओ की रिक्वायरमेंट भी है कि कोई फैक्ट जिसको लॉ रिक्वायर करता है कि वो अटेस्टेड हो, और जब तक आप फिर अटेस्टेड बंदे नहीं गवाह नहीं वजूद करते, तो आप इस डॉक्यूमेंट को बतौर एविडेंस नहीं पेश कर सकते। इसी तरह अगर ये हिबा वाला मामला आ जाता है, विरासत में कोई बंदा कहता है कि मुझे सारी जायदाद हिबा हो गई थी, तो उसने 2 गवाह लेकर आने हैं। अगर वो 2 गवाह लेकर आ जाएगा, तो वो उस हिबा को साबित कर देगा। लेकिन अगर वो नहीं लेकर आया जा सकेगा, तो ये उसको सस्पेक्ट कर देंगे कोर्ट की नज़र में कि ये हिबा वैलिड नहीं है, बंदा झूठ बोल रहा है। तो लिहाज़ा एक हिबा के थ्रू जो है इसको हक़ वरासत से महरूम किया जा सकता है दोनों को। लेकिन बंदे के ऊपर, बेनिफिशियरी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, सॉरी, ओनस ऑफ प्रूफ होता है, क्योंकि बर्डन और ओनस में भी फ़र्क है। एक स्पेसिफिक फैक्ट के हवाले से, इसकी डिफरेंस के हवाले से भी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ में क्या फ़र्क है। सो वो बेसिकली इस तरह जो है वो इस चीज़ को अपने हक़ में लेकर जा सकता है और इन्हें डिबार करवा सकता है। सो नॉर्मली ये 3 सिचुएशन है, जहाँ पर आप ना कि सिर्फ़ ख़वातीन को, बल्कि दूसरे लोगों को भी उनके हक़ वरासत के हक़ से महरूम करवा सकते हो। सब अब नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, वो ये था कि मैंने कहा था कि भई हम मेजॉरिटी हमारी सोसाइटी में ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, पाए जाते हैं कि भाई कहते हैं कि हम आपको खर्चा देते रहे हैं, ठीक है? हम आपको मेंटेन करते रहे हैं, या ये कह दिया जाता है कि आपकी शादी पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था, लिहाज़ा अब आपका विरासत के हक़ में से हिस्सा बनता ही नहीं है। तो क्या ऐसे एक्शन जो हैं वो वैलिड हैं? ऐसी चीज़ें वैलिड हैं? तो भई ये चीज़ें वैलिड नहीं हैं। ये चीज़ें सपोर्टेड बाय लॉ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कुरान शरीफ की आयत है कि जिसमें लिखा हुआ है कि मैन आर द प्रोटेक्टर, ठीक है? उनको इस्लाम ने उन पर ऑब्लिगेशन लगा दी है कि उन्होंने ख़वातीन को प्रोटेक्ट करना है, उनको मेंटेन करना है। तो लिहाज़ा अगर अपनी बहनों को इस ग्राउंड पे कि हम आपको मेंटेन करते रहे हैं, यानी रिलिक्विशमेंट की सिचुएशन ले आएँ कि अब आपने जो है वो खुद ही अपना हिस्सा छोड़ दें, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके, या हमें आपको खर्चा देते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको उनके शरई हक़ से ख़वातीन को महरूम नहीं कर देती, उनका विरासत में से हिस्सा रहेगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप नहीं दोगे, तो आप पर सेक्शन 498 ऑफ पीपीसी की पेनल्टी लग जाएगी, और आपका अगर सिविल केस चला गया और आप उन्हें तंग करोगे, तो फिर कंपनसेशन की सूरत में, जैसे इस केस में उस बंदे को जुर्माना लगा, वो आप पर लग जाएगा। और जितने अरसे तक आपने फिर उस प्रॉपर्टी से, जो कि मेजॉरिटी जायदादें ऐसी होती हैं जहाँ से मुनाफ़ा भी आ रहा होता है और भाई जो है उसको बेच नहीं रहे होते और खुद खा रहे होते हैं रेंट वगैरह, तो वो मीन प्रॉफिट के ग्राउंड पे भी बहनें उनसे क्लेम कर सकती हैं विद पास्ट डेट भी, क्योंकि ये नहीं है कि जी जब से हमारा केस लगा अब आप दो, वो पास्ट डेट के लिहाज से भी, और हमारे पास जजमेंट्स हैं जहाँ, जैसे कि इस जजमेंट में भी कोर्ट ने पास्ट डेट से ही मेन प्रॉफिट दिलवाया है। सो अब ये जो लास्ट पॉइंट है कि मेंटेनेंस के ग्राउंड पे वो इन्हें डिपार्ट नहीं कर सकते, और उनका शरई हक़ है ख़वातीन का, बेशक उनकी शादी पे उनको मेंटेन करते हुए भाइयों ने खर्चा पैसा लगाया हुआ है, तब भी उनका ये हक़ नहीं जाता। इस पॉइंट से रिलेटेड जजमेंट है कि पीएलडी 1990 सुप्रीम कोर्ट 1, इसके पहला पॉइंट ही है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर ब्रदर मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करता है अपनी सिस्टर को और उनको मेंटेन कर रहा है, तो ये भी स्टिल ये चीज़ जो है वो उनको उनके हक़ वरासत से महरूम नहीं करती, क्योंकि ये उसकी इस्लामिक ड्यूटी है। सो आई होप ये तमाम पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये केस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको नटशेल में दोबारा इस केस को समराइज़ करूँ, तो इस केस के अंदर बेसिकली 3 ही मेन पॉइंट्स हेल्ड किए गए। नंबर 1 ये कि हक़ वरासत ख़वातीन का
और हक़ विरासत तमाम वारसान का शरई हक़ है, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन, उनमें से किसी को भी इस हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। अब आप में जो मेजॉरिटी लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेट्स सपोज़ अगर बंदा ट्रांसजेंडर हो, तो क्या उसे हक़ विरासत के हक़ से महरूम किया जा सकता है? भाई देखें, है तो वो भी, अगर तो वो भी जायज़ औलाद है ना, लेजिटिमेट नहीं है, तो उसका भी हक़ विरासत है, उसको भी उसके हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता है, तो वो भी उन्हीं माँ-बाप की औलाद ही ना, तो उसको भी उसके हक़ विरासत के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता, ठीक है? एक तो ये पॉइंट भी अपने माइंड में क्लियर कर लें। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर, और बाकायदा मेरे ख़्याल से ट्रांसजेंडर की भी प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से एक स्पेशल उनका एक्ट भी है, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। इसके अलावा उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट इस जजमेंट के अंदर हेल्ड हुआ, वो ये था कि जो ये जो हक़ विरासत है, ख़वातीन का आइनी, शरई और कानूनी हक़ है, लिहाज़ा इनको इससे डिबार नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट जो कोर्ट ने इस जजमेंट में हेल्ड किया, वो ये था कि हक़ विरासत मरहूम की जायदाद में उसी टाइम ही पार्टी का डेवलप हो जाता है, उसके वारसान का, जिस टाइम उसकी डेथ हुई। स्पेशली म्यूटेशन के रिकॉर्ड में आपका नाम हो या ना हो, वो अगर नहीं भी होता तो वो चीज़ आपको डिबार नहीं करती। आपका हक़ उसी टाइम ही डेवलप हो जाता है, ऑटोमेटिकली तौर पर क्रिएट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है मरहूम की प्रॉपर्टी में जिस टाइम उसकी डेथ हुई। सो ये बेसिकली 3 पॉइंट जो हैं वो इस जजमेंट के अंदर हेल्ड हुए थे, और लिहाज़ा जो कि अब जो इस्लाम में और कानून ने विरासत के हक़ को महफूज़ किया हुआ था, तो कोई भी एक आदमी क्या कैसे ये इख्तियार रखता है कि वो अल्लाह के हकूक़ से आगे जाकर जाए और ख़ुद अपने आप को कोई मुज्तहिद समझे और आलम समझे कि भई मैं कोई चीज़ हूँ, मैं हक़ विरासत में हिस्सा ना दूँ अपनी बहनों को। तो इस सिचुएशन में फिर जो इस बंदे के साथ अंजाम हुआ, वो बाकी सबके साथ भी हो सकता है, बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है, हमारे पास बहुत सारी जजमेंट है, लेकिन स्टिल फिर भी ये प्रैक्टिस है कि ख़वातीन को उनके हक़ से महरूम किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ये ओपिनियन है कि जैसे ही गवर्नमेंट की ये ऑब्लिगेशन है कि सिर्फ़ और जस्ट कानून ही ना बनाई जाए, पार्लियामेंट में जाके बस कानून पास ना करे, बल्कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ भी बनाएँ, जो कि ये भी देखें कि जो कानून हमने पास किया है, क्या ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं? मतलब सिर्फ़ बस अपने पास वज़ीर ना रखें, टूर ना करें, बल्कि ये भी देखें कि क्या ये जो कानून हम बना रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, बल्कि ये डिपार्टमेंट्स बनाएँ, जो कि बाकायदा उस कानून को पास करने के साथ-साथ एक डिपार्टमेंट का सिर्फ़ एक प्रोविज़न होती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट लिया करें, उससे देखा करें वो कितना काम कर रहे हैं लोग, इस पर कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और अगर देखें कि कोई बंदा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो उनको उसी टाइम भी सज़ा दें, बजाय कोर्ट में लाने, क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्ट फ़ीस नहीं एक्सेप्ट कर सकते, नहीं दे सकते, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग खपना नहीं चाहते कि भई इतना-इतना टाइम लग जाता है सिविल मुकदमात में, तो बहुत सारे लोग जो है वो नहीं आ पाते। तो लिहाज़ा इस सिचुएशन में ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो साथ में डिपार्टमेंट्स भी बनाए, जो कि देखे कि क्या हो रहा है मुल्क में, कानून को फ़ॉलो भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। सो इसी के साथ जो है हमारा आज की जो है जजमेंट ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट केस लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।